आ रही है आवाज? हाँ हाँ, आवाज आ रही है पर समहाउ मेरे हेडफोन्स हाँ। में। एक सेकंड। मैं आपका वीडियो नहीं देख पा रहा। अच्छा। हाँ स्टार्ट वीडियो, ओके, ये रहा। अब आया? हाँ, अब आया। यस। ओके, हाँ, चलो। ओके। मेरे हेडफोन्स में नहीं आ रही आवाज, पता नहीं क्या चक्कर है। नहीं आ रही? नहीं। इसमें म्यूट है क्या? एक मिनट। अभी आ रही है, आ रही है, आ रही है। मुझे हेलो, आपकी हेलो। आवाज अच्छे से आ रही है। मुझे सिर्फ मेरे। तो इससे क्या होगा? तो उसी से सुन के रिप्लाई कर सकते हैं बात। ठीक है। ऐसे ही सुन, ऐसे ही फिर बात करते हैं। वेलकम टू कैंडिड कनेक्ट। थैंक यू। थैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बैठ के तुमसे बात कर रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट से शुरू करूँ या उसको लास्ट के लिए छोड़ूं? हाँ, देख करने, हाँ, लास्ट के लिए जो भी है। ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा अगर कॉम्प्लीमेंट से शुरू करूँगा तो? नहीं चलेगा, देखते हैं। रिसर्च करते हुए मैंने तुम्हारे बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे। और एक बात जो तुम्हारे सब इंटरव्यूज़ में आती है, जो तुम्हारी परफॉर्मेंसेस में भी आती है, कि एक कमाल की वार्मथ तुम्हारे डिमीनर में और तुम्हारी आवाज़ में आती है। और लिटरली इवन स्क्रीन पे बैठ के तुम्हें देखते हुए भी ऐसा लगता है कि मैं इन पर्सन बैठा हूँ और किसी बंदे से बात कर रहा हूँ। वाह। तो ये एक बड़ी, हाँ, ये एक बड़ी अमेजिंग क्वालिटी है तुम्हारे बारे में। थैंक यू, थैंक एंड मुझे पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं याद होगा, तब हम एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं थे। हिंदी मीडियम के बाद की बात है, पीवीआर सिनेमा में कोई प्रीव्यू हो रहा था, शायद लिपस्टिक अंडर द बुर्का। यू। ओके, हाँ, 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 यस, यस, यस। और मैं तुमसे स्पेशली मिलने के लिए आया था। अरे हाँ, अच्छा। कुछ याद आया? नहीं, हाँ, याद नहीं हाँ, आया। हाँ, याद आया थोड़ा और सा। मैंने तुम्हें कहा था यार बहुत अमेजिंग काम किया है हिंदी मीडियम में। हाँ, हाँ, यस, यस। मैं बताना चाहता हूँ कि तुम गिनती के 3 या 4 लोग हो जिनके पास मैं कभी गया हूँ ये बोलने के लिए, अरे क्योंकि रे तुम्हारी उस रे, परफॉर्मेंस सो ने मुझे, स्वीट। मतलब इतना, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। जिसे कहते हैं ना, कैरेक्टर के साथ इतनी एम्पथी थी कि कहाँ दीपक डोबरियाल है और कहाँ वो कैरेक्टर है, डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा था। वाह। थैंक यू सो मच। तो दीपक, सबसे पहले, क्योंकि पूरा इसका ये जो हमने इनिशिएटिव शुरू किया है, इसका मेन पर्पस यही है कि जो लोग भी एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, एक्टिंग कर रहे हैं या एक्टिंग में आना चाहते हैं, उन्हें पता चले कि एक्टर सोचता कैसे है, एक्टर ज़िंदगी को देखता कैसे है, वो चीज़ों को अप्रोच कैसे करता है। तो सबसे पहला सवाल तुमसे ये पूछता हूँ कि मुझे पता है तुम पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुए थे, फिर दिल्ली से तुम्हारी स्कूलिंग हुई, फिर कैसे किसी एक दोस्त के कहने पे तुमने थिएटर करना शुरू किया, और जब थिएटर कर रहे थे तो थिएटर ही कर रहे थे, वही फोकस था। लेकिन कोई एक मोमेंट आता है जब दिमाग में वो स्विच आता है, जब लगता है कि हाँ यार, मेरे को यही करना है। वो क्या मोमेंट था? और वो था ये अस्मिता थिएटर ग्रुप का मिलना, अरविंद गौड़ जी का मिलना। ओके। जब उनसे मिला तो लगा कि यार प्रोफेशनली आप थिएटर कर सकते हैं। वो वरना ऐसे नहीं था। हमेशा हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे रहता था, नाटक हो गया भाई, साल में एक आध नाटक हो गया किसी अच्छा। त्योहार पे। लेकिन अपना करियर और प्रोफेशन बनाया जा सकता है, तो ये अस्मिता ज्वाइन करने के बाद मुझे वो जो सीरियसनेस है नाटक की या उस दुनिया की, वो एकदम सच्ची लगी और मैं जुड़ गया वहाँ से। तो तकरीबन 7 साल अस्मिता के साथ काम किया, फिर 1 साल एनके शर्मा जी के साथ भी काम किया। 6 साल अस्मिता, 1 साल एक्ट वन। 1 साल एक्ट वन। कैसा था एक्सपीरियंस? मैंने बड़ी हॉरर स्टोरी सुनी हुई है, खासकर एनके शर्मा जी के बारे में। नहीं, 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 बहुत ही अलग उनका तरीका है। बहुत अच्छा। अच्छे, बहुत ही वो उल्टी तरह से कुछ, उनकी जो फिलॉसफी बहुत ही उल्टी है। वो दुनिया को कहते हैं कि उल्टे तरीके से देखो सब सीधा दिखने लगेगा। तो उनका बड़ा एक कमाल की एक जादुई लर्निंग रही वहाँ पे। कुछ बताओ मुझे उनके बारे में, उन इन्फ्लुएंसेस के बारे में, अरविंद गौड़ जी के बारे में भी और एनके शर्मा के बारे में। देखिए, दोनों का बहुत ही अलग तरीका है, बहुत ही अलग है। जैसे अरविंद जी का ये है कि उस ग्रुप में आपको अ, अ, जो है वहाँ पे आपको बोला जाता है खुलो, नहीं अच्छा। बंदो। वहाँ बोला जाता था कि आपको थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके रहना चाहिए, हाँ। है ना, अपने आप को समझो। और उसमें एनके के यहाँ था कि
खुलो जितना खुल सकते हो, और होता उल्टा था। तो वो दोनों की जो ट्रेनिंग थी कि अरविंद जी के यहाँ पे, जहाँ पे आपको अपने को काबू में रखने की बात होती थी, वहाँ पे सब एक्टर खुले हुए थे। पंडित जी के यहाँ, एमके जी के यहाँ होता था कि खुलो, वो बोलते थे कि खुलो रियल लाइफ में भी, लेकिन वहाँ सब बन जाते थे। और अरविंद जी के यहाँ मैंने काफ़ी जो क्लासिक्स हैं वो किए थे, मतलब गिरीश कर्नाड, धर्मवीर भारती, शेक्सपियर या डैरियो फो, इनके नाटक किए थे। और वो नाटक पढ़े, वो दुनिया समझी, तो वहाँ पे वो उसमें वो था, क्लासिक्स की तरफ उनका ज़्यादा रुझान था अस्मिता में। एनके जी के पास ये था कि आपको खुद का लिखना है, खुद का क्रिएट करना है। तो ये दोनों अलग अलग एक ट्रेनिंग मुझे मिली, बहुत बढ़िया रहा। तुमने बताया जब शुरू शुरू में दिल्ली से बॉम्बे आए तो और कुछ दोस्तों के एंथू में आ गए, जोश जोश में आ गए, शायद मैं इतने अकेले में ना आ पाता। और यहाँ पे आके पहले 3-4 साल थोड़ा एक स्ट्रगल थी कि कैसा काम, किस तरह का काम कैसे करें। उस दौरान तुमने, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ यंगस्टर्स बहुत जल्दी प्रेशर में आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो उस दौरान तुमने क्या क्या मन से गुजरा और कैसे कैसे उसे मैनेज किया? क्योंकि ये कहना कि वो 3-4 साल स्ट्रगल थी, अच्छा मैंने मैनेज कर लिया, ये तो 2 लाइन में खत्म हो गया। लेकिन वो जिंदगी तो आपको डे बाय डे जीनी पड़ती है। आप फिर सुबह उठते हो, फिर आप कहते हो यार आज कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे मिलूं, अच्छा आज भी कुछ काम नहीं मिला, अच्छा फिर अगला दिन फिर शुरू होता है। तो वो 3-4 साल तुमने खुद को मैनेज कैसे किया, मेंटली भी इमोशनली भी? अब एक तो पहले ये था कि यहाँ आके जो 1 साल था शुरुआत का, उसमें बड़ी होम सिकनेस हुई। ना तो लैंग्वेज वैसी, ना लोग, ना आबो हवा, ना आपका ध्यान रखने वाला कोई है ना, आपको खुद ही वो रखना है। और वहाँ पे आप उस पे रहते हो कि यार आपके अंदर कुछ है भी कि ऐसे ही आ गए। वो रियलिटी चेक वाला टाइम होता है शुरुआत का 1-1.5 साल। एंड कई बार ये रहता है कि जो दिल्ली या अलग एरिया से मुंबई में आते हैं तो उनको लगता है कि मुंबई में तो वही फॉर्मूला काम करेगा जो दिल्ली में करता था, हमें वहाँ जाते ही काम मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह का एक चीज़ हो गया था और मेरे अंदर भी बहुत था। एंड प्लस जब मैं आया तो उस दौर के काफ़ी जो प्लेस देखते थे हमारी ऑडियंस में से, तो काफ़ी लोग काफ़ी क्रिएटिव हेड्स बने हुए थे अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज में, यहाँ बॉम्बे में, मुंबई में। हाँ, तो यहाँ तो मुझे लगा वो भी 2 मिनट में हो जाएगा और वो हो जाएगा, बट यहाँ पे एक अलग रियलिटी चेक हुआ कि नहीं, यहाँ पे पहले थिएटर में कुछ भी चल जाएगा, आप राजा का रोल भी कर लो इस फिजिकलिटी से, वो भी बन जाओ, डाकू भी बन जाओ, कुछ भी, लेकिन यहाँ पे एक फिजिकलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू है जो रियलाइज़ कराया गया मुझे शुरुआत में। तो वो एक दौर होता है जो आपका मनोबल इधर से उधर करता है, जो आपका मनोबल यहाँ ले जाएगा कि आपने बेशक क्लासिक्स किए हैं, बड़े लीड रोल किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो रियलिटी है कि भाई पैसे नहीं हो रहे, रेंट कहाँ से देंगे, ये कहाँ से देंगे। तो दीपक डोबरियाल एज एन एक्टर का ज़मीर बचाने से पहले मैंने इंसान दीपक डोबरियाल का ज़मीर बचाया कि एक्टर का दीपक डोबरियाल एक्टर का बाद में बचाएंगे, पहले खुद का ज़मीर बचा लेते हैं। अब वहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा कि रोज़ रोज़ चिक चिक ना हो, तो भाई ऐसा करते हैं, कहीं से भी छोटे काम से ही शुरू करते हैं, जहाँ मिलेगा जो भी मिलेगा, है ना। तो वो रियलिटी चेक ने आपको छोटे छोटे काम के लिए वो करवाया जो पहले माने बैठे थे। तो मैंने वो अपने आप को यहाँ पे एक जो दिल्ली में बोलते थे कि इसकी स्पाइन बोलती है, ऐसे करके वो होता था, वो मैंने स्पाइनलेस हो गया। मैंने झुका ली कमर, यार नहीं, ओके ये करते हैं, वो करते हैं। और फिर धीरे धीरे एक अलग तरह की स्पाइन जो बनी है वो इन्हीं कामों के थ्रू बनी है। अगर मैं उस पे रहता जो लोग बोलते थे, या क्रिटिक से लेके सब लोग दिल्ली में जो फैंस थे, तो मैं यहाँ पे अभी भी अटका होता। तो तुमने एक इंटरव्यू में ये मेंशन किया था कि शुरू में 3-4 साल ऐसे स्ट्रगल किया, फिर उसके बाद आके इंडस्ट्री की ग्रामर समझी कि नहीं भाई, इस इंडस्ट्री में कुछ ग्रामर चल रही है जिसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो दीपक डोबरियाल के हिसाब से इंडस्ट्री की ग्रामर क्या है? असल में आपको वो जो प्लेटफॉर्म मिलना है, या वो जो
एक मौका है काम का, वही है। हालांकि पहले इतने सारे ख्याल आते हैं ना, जो नए टैलेंटेड स्ट्रगलर्स हैं, तो वो जब भी मिलते हैं मुझसे, मैं कहता हूँ भाई सुनो, वो कहते हैं यार आप तो ऐसे, मैंने कहा नहीं, सिर्फ एक धागे भर का फ़र्क है। अभी तुम ऐसे देख रहे हो आसमान को, अभी तुम एक काम क्लिक होते ही वो धागा तुम्हारे नीचे आ जाएगा, तुम ऐसे देखोगे, है ना। तो इसको इतना बड़ा मत बनाओ, बड़ा अभी भी अपनी कमियों और अपनी अच्छाइयों को बनाओ, उन्हीं की तरफ देखो। जब ओमकारा आई तो मैंने तकरीबन 1-1.5 साल तक काम नहीं किया था। मैंने कहा नहीं, मैं इसे एंजॉय करूँगा। सिर्फ समंदर के किनारे बैठ जाता था और बस दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता था, वो होता था। तो वो एक प्रेशर ऐसा होता है, जब वो प्रेशर को आप उससे ऊपर आते हुए, उस प्रेशर से बाहर निकलते हो, तो जो आपको रिलीफ मिलता है, जो अचीवमेंट का एहसास होता है, वो मुझे हुआ था। इतनी कन्विक्शन कहाँ से लाते हो कि काम मना कर दिया, ओमकारा के बाद 1 साल बैठे रहे, या यू नो हाउ यू सेइंग कि अगर कुछ नहीं भी मिल रहा, कुछ नहीं भी हो रहा, तो बस वो एनर्जी को कैरी करना है। ये कन्विक्शन का रूट कहाँ है, कहाँ से आती है? यही जो आपके टीचर्स हैं, उन्होंने जो बोला है कि भाई अगर, और कई बार जब आप रियलाइज़ करते हो कि यार जब एक सिचुएशन में 100 के 100 लोग एक जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप में क्या फ़र्क है उनसे। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं रियल लाइफ की, मतलब स्ट्रगलिंग दौर में हर एक्टर इनसिक्योर होता है। मतलब कई बार जब हम अलग अलग घरों में रहा, अलग अलग स्ट्रगलर एक्टर्स के साथ, तो पता चला कि, और मेरे पास फ़ोन नहीं था उन दिनों, तो फ़ोन नहीं था, तो मैंने सारे दोस्तों के नंबर दे रखे थे। तो जब ये फोटो भी डालता था तो उसमें 4 फ़ोन नंबर होते थे। तो इसका ये कोई के पता, इतनी इनसिक्योरिटी फैल रखी थी कि भाई पता नहीं इसका नंबर नहीं लगा, आउट ऑफ नेटवर्क में है, इसका आ जाए, इसको कर दे। तो ऐसे ऐसे करते थे। और जब भी कोई वो होता था, फ़ोन आता था किसी से ऑडिशंस के लिए, स्क्रीन टेस्ट के लिए, तो जब मेरे पास फ़ोन आता था, आप मानेंगे नहीं, मैं पेंसिल से, और सिर्फ कॉल मेरे लिए आई है, मैं पेंसिल से जी किस नंबर पे एड्रेस, उस जगह का नाम मैं वॉल पे लिख देता था, ठीक है, नंबर भी, किस बंदे ने कॉल किया उसका भी, ठीक है, ताकि जो मेरे साथ जो और एक्टर्स हैं उनको वो मिल जाए। तो ये नहीं होता था पहले। कई बार ये होता था कि कोई बंदा अपने जूते तैयार कर, यार मैं आता हूँ जरा, एक काम है, कहाँ जा रहा है, अब आके बताता हूँ। तो ये जो नज़र लगना, ये जो चीज़ें होती थी ना शुरुआत में, अभी भी होती हैं। हाँ, तो मैंने कहा लगने दो यार, नजर लगाने ही तो आए हैं, नजर में आने के लिए तो आए। तो मैं वो लिख देता था। तो कई बार वो जो फिलॉसफी है कि नहीं यार मैं उल्टा चल रहा हूँ, मैं अच्छा है, ये अच्छा है भाई, जरूरी थोड़ी मुझे मिलेगा, और इतने 100 ऑडिशन दे लेते हैं, अभी तक तो एक नहीं मिला, है ना। तो वहाँ पे मैंने कहा सब चीज़ बांट दो, जो दोस्तों में से किसी का भी हो जाए। तो जितने भी यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो हाथ जोड़ते थे, भाई सुन, सिर्फ तेरे को बुलाया है, बारात लेकर मत आइए। तो मैं नहीं, बहुत ही यार वो स्ट्रिक्ट लोग हैं, तो मैं अच्छा ठीक, लेकिन फिर भी 4-5 लोग आ जाते थे जो मुझे दिल्ली से जानते, कहाँ है यार, अब बताना पड़ता था, मैं बता देता था यार आज, हाँ चल रहा है, स्क्रीन टेस्ट चल रहा है, या जो भी है। तो कई तरह की वो जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो मैंने ब्रेक किए हैं, है ना। जो आपके किस्मत में नहीं है या आपके हुनर में नहीं है, वो नहीं मिलेगा आपको, है ना। अगर आप में हुनर है तो हर जगह फिट बैठोगे आप। तो यही फिजिकलिटी थी जिससे मुझे सब लोगों ने मना किया कि ही इज़ वेरी स्किनी ये है, एंड यही फिजिकलिटी है जहाँ सब कह रहे हैं भाई आ जाए यार। तो वही है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो, और जो एम्फेसिस और इनसिक्योरिटीज़ हैं उसमें फंस के अपने हुनर से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। क्योंकि जब आप स्ट्रगलर थे तो आप छोटी छोटी चीज़ों पे ही फोकस्ड रहते थे, फीलिंग पे, यार ये अच्छा उसने मूड दिया यार, परफॉर्मेंस किया। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रगल करते हो या कुछ काम मिलने लगता है तो वो वाली जो मासूम लैंग्वेज है वो गायब होने लगती है आपकी लाइफ। तो उस मासूमियत को भी आपको हमेशा बचा कर रखना है ना, क्योंकि वो मासूमियत हर जगह एंटर कर सकती है। उस मासूमियत में ये पावर है, हर जोन में जा सकती है। लेकिन अब पहले से अगर आप रिजिड हो तो हर जगह नहीं जा पाओगे, वो खुद ही अटके हुए हो। मासूमियत भी एक बहुत बड़ा पहलू है परफॉर्मेंस का, एक्टर।
तुम्हारे पास कोई ऑफर आती है, हाँ। कोई स्क्रिप्ट आती है या कोई नरेशन देता है, क्या 2-3 एलिमेंट्स या क्या मेन एलिमेंट्स देखते हो जिसके बेसिस पे तुम हाँ या ना करते हो, जिसके बेसिस पे वो उमंग महसूस करते हो, या फिर कहते हो कि नहीं यार, आई लेट इट पास? देखिए, कई बार तो स्क्रिप्ट पे ही बहुत बढ़िया लिखा होता है हाँ। किरदार, कई बार नहीं लिखा होता है या आपको वो जोन समझ में नहीं आता है, वो एरिया, क्योंकि डायरेक्टर ने जो विजुअलाइज किया है वो आपके विजुअल से बहुत अलग है। तो शुरुआत तो मैं वही करता हूँ, रीडिंग, क्योंकि एक स्क्रिप्ट आपने पढ़ी, अपने सीन या पूरी स्क्रिप्ट जो भी है वो पढ़ लिया आपने, फिर कुछ सीन्स देखे, तो वही जो लिखा हुआ एक किस्सा है या एक घटनाक्रम है वो दूसरी रीडिंग में बदलने लगता है, उसमें एक ठहराव आने लगता है, उसमें इंटरेक्शंस दिखने लगते हैं। तो उन्हीं लाइंस में बार बार रीडिंग करके और एंथू से रीडिंग करके या एक्सपेरिमेंट से रीडिंग करके या विजुअलाइज करके वो बदलने लगता है वहीं पे, और वहीं से निकलता है। सच बताऊं तो वहीं से निकलता है मेरा, कोई ऐसा नहीं है कि कई बार आप जैसे हिमांशु या अमितोष, उनकी जो राइटिंग है ये, उसमें क्या होता है कि आप उस दुनिया में रह के कुछ इम्प्रोवाइज कर सकते हो और जो उन्हें भी बढ़िया लगा, हाँ यार ये बढ़िया है। तो बात यह है कि वो उन्हीं की दुनिया है, उन्होंने ही मुझे पंख दिए, मैं एकदम स्वच्छंद रूप से उड़ता हूँ और देखता हूँ कि भाई यहाँ पे अचानक फ्लाइट क्यों बंद हो गई मेरी, पता चला कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो मैं वो शेयर करता हूँ, यार यहाँ पे ये क्या है, ये अचानक जंप लग रहा है, ये इस चीज़ को लेके, या कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, या लिखने के लिए लिख दे, तो वो महसूस कराता हूँ। और उन सब ने अग्री किया, हाँ यार ये अच्छा पॉइंट था, ये बहुत सही पकड़ा। मैंने कहा पकड़ा नहीं, ये आप ही की दुनिया है, आप ही ने मुझे पंख लगाए, मैं आप ही की दुनिया में उड़ रहा हूँ। तो उस तरह की चीज़ें आने लगती हैं। एक तो ये होता है, फिर कोई भी चीज़ है, चाहे सिंपल से सिंपल चीज़ है, उसको आप फीलिंग्स के नज़रिए से देखने लग जाओ, कुछ और मतलब बदल जाता है, फिजिकलिटी के। एंड एक मेथड बोल रहे जो भी है कि वो मेरा खुद का है कि यार हर बार ना मुझे अलग करना है। ये पिछले रोल, अब वो आर्टिफिशियली कैसे करते हैं अलग, मुझे नहीं पता। मैं वही बोल रहा हूँ कि सोच के कि यार ये अलग करना है, चाहे उसमें थोड़ा सा फोर्स्ड लगे, लेकिन करूँगा अलग, क्योंकि उससे मेरी नई लर्निंग क्या हुई, मुझे वो ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए, बनिस्बत इसके कि लोगों ने क्या रिएक्ट किया और कैसे नहीं, मेरी क्या लर्निंग हुई। यही होता है, जैसे हिंदी मीडियम या तनु इट्स मनु हिट हुई, तो मैं उसी दौरान जब सब दुनिया पूछ रही है, मैं कॉफ़ी हाउसेज में पहुंच जाता हूँ शॉर्ट्स में और चप्पल वप्पल पहन के दोस्तों के साथ, हाँ भाई बताओ, लोग अरे ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है, इसको तो यहाँ होना चाहिए, नहीं। तो वो जो है ना कि मुझे बस इतना ही खाना चाहिए, वो आप देखिए खाना टेस्टी बना, मेरे को ये आता है, मैंने बना दिया, अब वापस औकात पे आ जाओ। कई रोल हैं जो संजीदे रोल जो हैं, वो मैं उनके लिए जाना गया हूँ दिल्ली में अरविंद जी के साथ। वो सारे आप देखेंगे, सारे सीरियस रोल्स हैं, क्लासिक्स में भी, सब जगह। लेकिन यहाँ मेरी पहचान बनी है एज अ कॉमिक एक्टर, वो भी तनु वेट्स मनु से। सब ओमकारा भूल गए, गुलाल, शौर्या, ये सब भूल गए, है ना। तो मैंने कहा ओके, तो ये मेरी ग्रोथ है, लेकिन लोग उसको वैसे मानते हैं कि यार ये तो कॉमेडियन है। मैंने कहा कॉमेडी मेरे बस की नहीं थी भाई, मतलब ऐसा था, कॉमेडी से मैं बचता था यार, नहीं यार कॉमेडी नहीं यार, क्या है इसमें। लेकिन अब वो आपका मेन एलिमेंट बन चुका है, वो आप उसकी वजह से जाने जाते हो। तो मैंने कहा ठीक है यार, चलो ये भी अच्छा है। तो हम लोगों ने इतने सारे स्क्रीन टेस्ट दिए थे शुरू में ना, और कब होगा कब नहीं होगा, तो मैंने एक टाइम के बाद स्क्रीन टेस्ट देने ही बंद कर दी। मतलब अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है कि भाई अब कर रहे हो, अच्छा तो किया था यार, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब आप ये एक आध बार हो गया भाई यार, रिक्वायरमेंट कुछ और थी, पता चला 50-60 बार हो गया भाई, क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी कहीं है कि नहीं है, करेक्ट, जहाँ है वहाँ बता दो। तो वो भी होता है। तो अपने जो सच है या जो अपनी कमियां और अच्छाइयां हैं, उन्हीं पे आपको रहना पड़ता है, और वो कुछ ना कुछ अच्छा देके जाते हैं आपको। वो तभी जब आप अपने आप को जानते हो, तभी आप अगला कुछ अलग कर पाते हो। तो जब स्क्रिप्ट हाथ में आती है और जब कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हो, तो एक बात तुमने बताई कि सबसे पहले मैं एंथुजियास्टिकली उसको देखता हूँ,
और उसको वो एंथुजियाज्म की, वो उमंग की एनर्जी रखता हूँ। उसके अलावा क्या प्रोसेस करते हो? उसको सीन में ब्रेक डाउन करते हो अपने लिए, कोई इमेजिन करते हो, स्टोरी लिखने की कोशिश करते हो? अगर कोई नया आदमी तुम्हारी ये बात सुन रहा है, तो क्या प्रोसेस फॉलो करते हो तुम, जो कि तुम्हें लगता है कि यार ये तो बेसिक्स है, ये तो सबको करना चाहिए अगर कुछ आपको निकालना है तो? देखिए, उसी में एक सिंपल सा एक चीज़ है कि जो सबसे पहले एक्टर जहाँ पे जाता है वो जाता है डायलॉग की तरफ। और जब वो एक्ट बना भी लेता है या सोच लेता है, विजुलाइज कर लेता है, तो जब शूट पे भी जाता है तो भी उसका मेन प्रोमिनेंट चीज़ डायलॉग ही हो जाता है। हाँ, मेरी लाइनें क्या है, मेरी लाइनें क्या है, मेरा तो वो बाकी और दुनिया देख ही नहीं पाता वहाँ पे। तो जो सबसे पहले आने वाली चीज़ है या दिखती है, वो सबसे एंड में आनी चाहिए। डायलॉग सबसे एंड में जाना चाहिए। जो सबसे पहले शुरुआत करा रहा है, ये है पढ़ा आपने या कुछ भी पढ़ा, डायलॉग सबसे एंड में आना चाहिए। और वो एंड में इसलिए शायद साथ भी आ सकता है, फिजिकलिटी, फील, इमोशंस के साथ, लेकिन तो उसमें ज़्यादा असर होगा। क्या करना चाहिए पहले, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? पहले तो मेरे ख्याल से तो जो कहानी है, पहले कहानी को समझिए आप। कहानी को विजुलाइज करता रहता हूँ, चाहे मेरा कैरेक्टर उसमें है या नहीं है, पूरी कहानी को विजुलाइज, पूरी कहानी को विजुलाइज करते रहिए किसी भी तरीके से। कोई एक तरीका, चाहे इंडियन फॉर्मूले के हिसाब से, कमर्शियल सिनेमा के हिसाब से, चाहे आर्टी उसके हिसाब से। मैं कई बार ये भी देखता हूँ कि यार अगर कोई मेरा वो सीनियर देखेगा तो वो कहेगा ये क्या बकवास कर रहा है, ये भी आन देता हूँ, उसे भी नहीं हटाता कि आन दो, या ये कहेगा चलो ये नहीं, चलो आई डोंट केयर, ऐसा भी कर लो। फिर आने में सब देता हूँ, जिस जिस तरह का थॉट है, फिर उसके हिसाब से कहानी देखते हैं, फिर आती है, फिर कुछ और बदलता है। तो जब आप विजुलाइज करते रहते हो और सब चीज को लेते हो, तो पहले मैं सब चीज आने देता हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे कचरा बाहर निकालता हूँ। ये नहीं चाहिए, कि ये नहीं चाहिए, ये मेरी मदद नहीं करेगा, ये फालतू में है, ऐसे ही बोझ करेगा, ठीक है। या मतलब कोई एक जैसे सपोज अगर मैं श्याम प्रकाश का ही एग्जांपल दूं, हिंदी मीडियम का, कि एक गरीब आदमी है ऐसे ऐसे और उसके साथ अन्याय होता है और वो है ये है, तो मैं पहले उसमें सब डालूंगा, गरीब कैसे होते हैं, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, कितना कमाते हैं बेचारे, फैक्ट्री में कितना चलते हैं, कहाँ से जाते हैं, बसों में धक्के खा के, फिर पैदल 6 किलोमीटर, फिर खाने का डब्बा लेते हैं। हर चीज़ आप जितना विजुलाइज कर सकते हो या देखे हुए हैं आपने अपने, वो सब डालता हूँ, सब डाल के आन दो हर चीज़। फिर धीरे धीरे जब बहुत सारा हो जाता है कि अब ये चाहिए नहीं, ये तो हर कोई ये करता, ये भी हर कोई करता, आप क्या करोगे? तो धीरे धीरे करके कुछ जो सॉलिड चीज़ें हैं वो नीचे दबी रहती हैं, उन तक पहुंचता हूँ कि लिमिटेड करना है एक्सप्लोरेशन, इसलिए ताकि आपको 100 नहीं 4 चीज़ें चाहिए किरदार के लिए। 100 नहीं चाहिए, 100 ढूंढिए, लेकिन वो ढूंढना इसलिए कि वो 4 चीज़ें मिल गई, आपको पूरा कैरेक्टर हो जाएगा। ये तुमने कहीं एक लाइन भी बोली थी कि आपका जो यकीन है, हाँ, वो कहीं पे भी एक दुनिया क्रिएट कर सकता है। हाँ, तो इसके बारे में ज़रा कुछ और बताओ ना, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, मैं चाहता हूँ लोग सुने तुम्हारे मुंह से। अच्छा, ये यकीन वाला कि ये यकीन वाली बात तुम्हारे मन में आई कैसे, तुम्हारी लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है, और एक्टिंग में तुम इसे कैसे अप्लाई करते हो? देखिए, यकीन का, अगर इस फील्ड की पहली रिक्वायरमेंट ही यकीन पे है। मतलब जो भी आप रियल लाइफ में बहुत सारे मुद्दे, इश्यूज, उन पे यकीन रखें ना रखें, लेकिन आपके या किसी के भी काम की पहली शर्त ही यकीन है, वरना आप क्यों हो वहां पे? और अगर हो तो फिर आधे मन से मत रहो। मतलब ये है ना कि अब हो भी और आधे मन से हो, है ना, मतलब वही आपको वहां पे भी होना है, लेकिन आधे मन से भी होना है। वो कुछ ना कुछ आप तब्दीली कर सकते हो कि मैं हूं यहाँ पे, लेकिन ऐसा काम नहीं करूंगा। चॉइस होनी चाहिए, तो एक यकीन होना, उसमें भी यकीन चाहिए, है ना। जो बेयकीनी है वो कंफ्यूजन फैलाती है। बेयकीनी किसी भी फील्ड की वो कंफ्यूजन फैलाती है, उससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता। यकीन का खेल है, मेरे फील्ड की पहली जरूरत ही यकीन पे है। तो यहाँ पे तुम ऐसे इसे अपने यकीन को ऐसे तुम अपने काम में ट्रांसलेट करते हो? हाँ, मतलब सारा देखिए, सारा ये है कि आप प्रैक्टिस मॉडलिंग की कर रहे हो और सपने एक्टिंग के देख रहे हो, है ना। जो आपका सारा बिहेवियर है वो सब, वो मिल्क शेक लेके आप लगे हुए, मतलब जो भी है,
अब वो भी एक्टिंग का पार्ट है वो, लेकिन अब वो बता देता है ज़्यादातर कि अगर आप पूरा साल ही डब्बा हिलाए जा रहे हो ऑर्डर वाला, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का। एक किताब नहीं देखी आपके हाथ में, या कुछ जिक्र करते हुए या कुछ सेंसिबल बात करते हुए नहीं देखा, तो वो पता चल जाता है। अब आपको वहाँ एनर्जी लगानी है। जैसे मैं जिम को बुरा नहीं बोल रहा, जब मुझे जिम के हिसाब से कोई रोल मिलेगा तो मैं जिम भी जाऊँगा, मैं एक वो बॉडी भी बनाऊँगा, बहुत अच्छी मेरी बहुत सही बन जाती है। 12th में और 11th में मैंने बनाई हुई थी, बहुत सही। तो वो है, वो अभी यहाँ देखी नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो जो है ना कि आपको ये देखते रहना है कि टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ें क्या है, जो बार बार टाइम बर्बाद करे, बार बार आपकी प्रैक्टिस गलत करवा रही है। डिज़ायर्स आपके कुछ और हैं, शिद्दत कुछ और है, एक्टिविटीज़ कुछ और है। तो ये जो घालमेल है ना, ये बड़ा गलत सा है। अपने आप से झूठ मत बोलिए। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अपने आप, सबसे पहला कमिटमेंट आपका अपने लिए होता है। कुछ लोग ये भी सलाह देते हैं कि अगर आपसे खुद से नहीं हो पा रहा, आप पढ़ते हो, कुछ नहीं दिमाग में आ पा रहा, तो आप ऐसा सोचो कि जो मेरा फेवरेट एक्टर है, अगर वो इसे करता तो इसे कैसे करता। इसे कहते हैं मॉडलिंग, कि आपने उनको इमेजिन कर लिया और फिर उस तरीके से करके कुछ ढूंढने की कोशिश करो। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, और कभी ऐसा किया है? नहीं, देखिए इसी में मेरा ये होता है कि नहीं, कभी नहीं किया। उसमें ये होता है यार कि ज़्यादा आए या कम आए, लेकिन वो लैंग्वेज और विजुअल्स मेरे होने चाहिए। वो तो कभी मॉडलिंग नहीं किया ट्राई उस तरीके से? ना, किसी में भी नहीं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो पिछले जो एक्टर्स हैं बहुत सारे, या हॉलीवुड के इधर, तो उनकी ना खूब सारी परफॉर्मेंस की बोरोड इमेज ले लेते हैं। हाँ। तो एक मेरा एक अपने आप के लिए वो भी एक टास्क रहता है कि दुनिया का कहीं भी, चाहे फिल्म में भी है, किसी ने भी किया, वो कुछ नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी कोई झलक नहीं आनी चाहिए कहीं से भी कि उसने ऐसे किया था मैं भी ऐसे। ना। वो इंडस्ट्री के अलग एग्जाम्पल्स हैं या ग्रामर्स हैं, वो आपको बना देते हैं कि बॉलीवुड का है या इसका है। लेकिन परफॉर्मेंस करते समय ना मेरे माइंड में कोई एक्टर आता है, ना मैं कभी वो उससे सोचता हूँ कि वो करता तो कैसे करता। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग अपने आप को फिर इडियट मान लेते हैं, फिर वो नकल पे चले जाते हैं। वो करता नहीं, आप अपने आप पे ही रहिए। आपने जीवंत किया, जो भी किया, इडियोटिक किया, अच्छा किया, ब्रिलियंट किया, लेकिन जीवंत होना चाहिए बस। वो जो जीवंत है तो परफॉर्मेंस अपने आप आ जाती है फिर। तो एक चीज़ जो तुमने भी मेंशन की और लोग अलग अलग मेंशन करते हैं कि आपकी अपने कैरेक्टर के साथ एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी डेवलप करने का क्या तरीका है? क्योंकि वो एम्पैथी आपकी लाइफ में डेवलप्ड है, तभी आप उसे कैरेक्टर में उतार पाओगे। सिर्फ उसी टाइम कर कोई स्विच तो है नहीं कि आपने बटन दबाया और एम्पैथी आ गई। तो एम्पैथी डेवलप करने का क्या तरीका है? एम्पैथी डेवलप करने का एक तरीका तो ये है कि आपको वो जो आपके साथ 3-4 किरदार हैं, उनके नज़रिए से अपना किरदार सोचिए। ओके। तो मैं वो भी करता हूँ, मैं अपना तैयार नहीं, उस किरदार के हिसाब से मैं, ये बंदा क्या कर रहा है जो मेरा किरदार, तो अपने आप एम्पैथी आने लग जाती है, दिखने लगती है। तो सारा खेल ही एम्पैथी में यही है कि दूसरे की जगह रख के देखो। तो मैं दूसरे की जगह, जो सिंपल सा लैंग्वेज में भी है टेक्निकल, लेकिन लोग सोच एम्पैथी, उसकी जगह रख के मैंने खुद को देखा, और मैं वो बंदा मेरे इस एक्ट से शर्मसार है या वो गुस्सा है, वो पता चलता है। और फिर लगता है कि ये गुस्सा जायज़ है या रिक्वायर्ड है इस रोल के लिए या नहीं। और फिर दूसरे उसके हिसाब से देखो, वो यहाँ जो डायलॉग चल रहे हैं उनको क्या महसूस कर रहा है, क्या बात, उसको ये विजुअली दिख रहा है वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें, तो मैं इस तरह से भी देखता हूँ। उस मोमेंट पे सारा खेल ही तो ये है ना कि उस इंसान की जगह रख के देखना अपने आप। बहुत सिग्निफिकेंट। किसी के लिए भी हो सकता है, और तभी आप बेहतर इंसान बनोगे। देखिए किसी भी आर्ट का एक रूप होगा, वो आपको बेहतर इंसान ही बनाएगा, वो कुछ सोसाइटी को देगा ही, है ना। मतलब जिसमें मतलब रियल लाइफ में जैसे कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, अच्छा करता हूँ तो क्रेडिट मिलता है, लेकिन जब कुछ गलत करता हूँ तो मैं
पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ। मैं उसमें ना कंजूसी नहीं करता माफी मांगने में। तो ये एक अलग तरह की करेज है मेरी। तो वरना क्या होता है, हाँ सॉरी को सॉरी, हाँ ठीक है हाँ ठीक है चलो, हाँ, ऐसे भी हो जाता। नहीं यार, वो भी पूरा उसमें कंजूसी नहीं। तो कई भाव जहाँ पे हम लोग रियल लाइफ में जो 3-4 भावों को प्रोमिनेंट रखा हुआ है, और जो 50-60 भाव है उनको वैसे ही रखा हुआ है कि हटाओ यार, ये है वो है, गुजारे लायक। हाँ। नहीं, जैसे एक बड़ा प्यारा सा मेरे को एक थॉट आया, कोई नया बंदा आया था तो उसने बोला कि रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के ऊपर बताइए भरत मुनि को। मैंने कहा रस पता है कितने प्रकार के होते हैं? फिर कितने? मैंने 2000। कह रहे 2000 कैसे भैया? मैंने कहा देखो, विंडो शॉपिंग रस, ठीक है। वो कह रहे इसमें, मैंने सुनो, श्रृंगार रस के दूसरे उसमें विंडो शॉपिंग रस हो गया, या लाइक शेयर सब्सक्राइब रस, या कितनी ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके वो हंस के पागल भाई, ये तो मैंने कहा यही तो वो 9 रसों पे मत अटको, वरना विंडो के सामने क्यों खड़े हो जाते जब, यार ये क्या लगा, आपकी गर्दन क्यों घूमने लगती है, वो मैनीक्विन ने जो पहना हुआ है, अरे सही लग रही है जैकेट, या ये लग रहा है वो। तो ये सब रस हर जगह हैं। उसमें क्या है, आप फिर प्रोमिनेंट मत कर दो उसे, नहीं श्रृंगार रस से रिलेटेड, अरे भाई वहां मत ले जाओ। पहले वो विंडो शॉपिंग का एक अलग रस है, कसम से कह रहा हूँ, जिसमें श्रृंगार रस है भी और नहीं भी है, उसमें सब है यार, है ना। तो वो कह रहे हैं ना, तो ऐसे कर करके वो पूरे 8-10 बैठे थे, हंस के गिर गए। मतलब कि भाई और बताओ, और ओ भाई ये तो मतलब, ये तो आधी एक्टिंग तो यही हो गई। मैंने कहा नहीं वो बहुत है वो, समझो। तो मतलब शो ऑफ रस, शो ऑफ रस को आप फिर बोलोगे ये पूरा शहरी शो ऑफ रस पे चल रहा है। शो ऑफ रस पे कार आई है, अरे इसमें क्या रस है बताइए? क्या वीर रस है? वीर रस तो बिल्कुल भी नहीं है। कार खरीद लिया आपने और आप कपड़ा मार रहे हो उसको और देख रहे हो कि, तो शो ऑफ रस। तो मैंने कहा वो 9 रसों पे मत अटको, बहुत है, लाखों है, लाखों रस है। अब देखो, तो अब बहुत सारे हैं, मतलब बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया है। ये अपने आप में पूरा सेगमेंट है, ये हो पूरा सकता है। मैं लिखे हुए खूब सारे, मैं आपको भेजता हूँ 200-250 उसमें लिखे हुए के। तो अब वो लैंग्वेज आपको कहाँ से मिलती है ना? वो लैंग्वेज आपको खुद मिलती है, आप यकीन रखिए वो मिलेगी। क्योंकि आप बहुत ही मौलिक, जितने मौलिक धरातल पे आप अपने आप को सोच रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, सच्चा मान रहे हो, चलो हो सकता है कई जगह आप बड़बोले लगोगे, इडियोटिक लगोगे, डोंट वरी, लेकिन मिल रहा है ना, गारंटी है मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। तो वो रहता है, और एक खोजी की तरह रहता हूँ कि यार मिला, और अप्रिशिएट करता हूँ। मतलब मैं कदरदान हूँ, बहुत बड़ा कदरदान हूँ। जिसके पास भी हुनर है उसका मैं कदरदान हूँ, और उसकी क्या क्वालिटी मुझे अच्छी लगी उस चीज़ का कदरदान हूँ। दीपक, ऐसा भी हुआ है अपनी इस जर्नी ऑफ ग्रोथ में कि जैसे तुमने अभी मेंशन किया, हाँ, अपना कुछ नया चेहरा दिखने लग गया, और वो शुरू में पहले एक बार ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं हुआ कि नहीं ये तो मैं नहीं हूँ, और फिर तुमने रुक के उस पर ध्यान दिया और कहा नहीं यार मैं बदल रहा हूँ, मैं नया होता जा रहा हूँ। तो ऐसा भी कभी हुआ लाइफ में? चेहरा, जैसे तुमने कहा ना कि कभी कभी कुछ चीज़ों की परतें बदलती हैं, हाँ, परतें उठती हैं, कुछ नीचे से नया निकलता है। तो कभी ऐसा भी हुआ तुम्हें लाइफ में कि जैसे कुछ ग्रोथ होती गई और सडनली एक दिन तुम्हें लगा कि तुम एकदम, मैं तो ये नया आदमी हो गया हूँ, ये मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, या ये मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। और फिर तुमने उस पर ध्यान दिया और तुमने सोचा कि नहीं यार ठीक है, मैंने एक जर्नी की है और मैं अब बदल चुका हूँ, मैं काफ़ी नया आदमी हो चुका हूँ। तो कभी ऐसा लगा कि खुद को एक्सेप्ट करने में थोड़ी मुश्किल हुई, और फिर तुमने बैठ के खुद को समझाया कि नहीं भाई जिंदगी बदलती है, मैं भी बदल रहा हूँ उस जिंदगी के साथ? हाँ, वो भी है, वो तो होता रहता है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि जो जनता है, जिन तक आपका काम जाता है, वो उनके रिएक्शन कुछ हेल्प तो करते हैं आपकी, वो भी एक मोटिवेट करते हैं कि जब वो वाहवाही आती है वो आपके अंदर कुछ प्रोड्यूस करती है और आपको लगता है कि मैं कुछ नया हो रहा हूँ उससे। हाँ, वही वाली है। एंड वो एक मनोबल में इजाफा करती है।
बिल्कुल। वो आपका मनोबल बढ़ाती है, आपको कुछ और करने की प्रेरणा देती है, यार ये सब हो चुका है, ये तो कर लूंगा, ये तो ये क्या करवा रहे हैं लोग। ओमकारा के लिए ना मुझे फिल्म फेयर मिला, तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरे सारे दोस्त आ गए और घर पे उन्होंने बोला यार तू कैसे, ये कैसे, मैंने क्या फिल्म फेयर या काम? नहीं, काम तो तुमने पिछले साल देख ही लिया था, तो काम अच्छा नहीं लगा? तो कह रहे नहीं यार ये तो कर सकते थे, तो हाँ अच्छा था, वो तो सबको अच्छा था, बट फिल्म फेयर कैसे हो गया? मैंने पता नहीं। मैंने कहा कि नहीं यार फिर भी सोच यार ऐसे कैसे हो जाएगा यार। मैंने कहा ऐसे इसलिए ना कि जब मैं स्ट्रगलिंग दौर में भी था ना, तो मैं फीलिंग्स, इमोशंस और उन कहानियाँ और किस्सों में जुड़ा रहता था, और किसी और चीज़ को मैंने तरजीह नहीं दी। मुझे एक बात बताओ, ये कहीं ना कहीं एक मेरा पर्सनल चैलेंज भी है। थिएटर में आपको रिहर्सल का बहुत टाइम मिलता है, आप अपने को एक्टर्स के साथ लगातार महीना 1.5 महीना मिलते रहते हो, बात करते रहते हो, इवॉल्व होती रहती हैं चीज़ें। लेकिन सेट पे ऐसा नहीं होता है। आप पहुंचते हो, आपको आपके को एक्टर्स मिलते हैं, बड़ी किस्मत होती है तो आपको थोड़ी बहुत रिहर्सल मिल जाती है। तो रिलेशनशिप्स पे कैसे काम करते हो? अभी तक मुझे वैसा रोल मिला ही नहीं रिलेशनशिप वाला। नहीं, जैसे मतलब हिंदी मीडियम थी, उसमें इरफान के कैरेक्टर के साथ, इरफान भाई के कैरेक्टर के साथ तुम्हारा एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होता है, वो दिखाई देता है कि ये शुरू में मिले और स्ट्रेंजर्स थे, और फिर धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर जो है उसको एक तरह से भाई की तरह ट्रीट करने लग जाता है, और फिर लास्ट में जाके कहीं उसका दिल टूटता है कि तुझे एक बार भी नहीं समझ में आया, तुझे एक बार भी नहीं लगा कि तूने हमारा एडवांटेज ले लिया। तो ये भी एक रिलेशनशिप का ग्राफ है। हाँ, तो कैसे इस तरह की चीज़ों पे काम करते हो? कई बार ना ये होता है कि जैसे वो जो सीन है क्लाइमैक्स वाला हिंदी मीडियम का, जब शाम उनके घर जाता है, वो मेरा पहले दिन का शूट है, जो क्लाइमैक्स है, जो पहले दिन शूट कर रहा हूँ, वो भी इरफान भाई के साथ, वो भी इमरजेंसी में। और आप जा रहे हो यहाँ से 2:30 बजे की फ़्लाइट पकड़ के वहाँ पहुँचे कल सुबह मॉर्निंग। मैंने कहा यार क्या हो गया यार, मेरा तो 15 दिन बाद था, ऐसे ही इतनी बेइज्जती होगी, मतलब क्लाइमैक्स, ऊपर से पहला दिन, वो भी इरफान भाई के सामने। तो ऐसे करके आप बैठे हो, फिर आप आते हो, और उस दिन तो नींद आती नहीं है जब ऐसा कुछ भी होता है। तो सोचा था कि सो जाऊँगा 2-3 घंटे, नहीं, सोने की ट्राई में स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट चलती रही, वो जितना भी वो चल रहा है, अच्छा ये चल रहा है, वो यहाँ पे इमोशनली आप सोचते हो, इमोशनली फिर वही जो जितनी एम्पैथी आप आती है उसमें आप देखते हो कि हर एक का किरदार भी समझते हो आप, कि वो लोग भी अलग अलग जगहों से आए हैं। तो एक थोड़ा ऑफ द हुक क्वेश्चन पूछता हूँ दीपक, देखो तुम अपने हिसाब से उसे आंसर करो। एक ऐसा एक्टर, जब मैं एक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं मैन वुमन दोनों की बात कर रहा हूं, एक ऐसा एक्टर इंडिया में जो तुम्हें लगता है बहुत अंडररेटेड है, कि यार ये आदमी कुछ अलग ही है, लेकिन अभी तक इसे किसी ने पहचाना नहीं है, इसे वो मिल नहीं पाया, और एक ऐसा एक्टर जो तुम्हें लगता है बहुत ओवररेटेड है अपने हिसाब से, कि यार मतलब है, जैसे तुमने कहा कि मतलब है, मैं कदर करता हूं, इसमें कुछ है, लेकिन इतना नहीं है जितना लोग बात करते हैं इसके बारे में। नहीं, अंडररेटेड में तो भाई विजय भाई और विजय वर्मा, विजय राज, विजय वर्मा भी, वो भी भाई है अपना। आपको लगता है विजय राज बहुत अंडररेटेड है? हाँ, बहुत अंडररेटेड है ना। उनके जो लेवल का परफॉर्मेंस वो अभी तक लिखे ही नहीं गए, वो आदमी जो कर सकता है। मैंने उनके नाटक देखे थे 2-3, अग्नि और बरखा देखा था NST में, मतलब स्टेज पे आग जली हुई थी, ऐसा था। मतलब वो मेरे पहला नाटक था, शुरुआती नाटक जो मैंने देखे थे, और नया नया आया था, और वो अरे बाप रे। तो मैंने कहा यार वो आदमी छप गया था वो। मैंने कहा विजय भाई, और फिर हमने कहा साथ में भी काम किया है, 2-3 एड्स किए हमने, वो हैं। और के भाई, सबसे पहले तो के भाई, के मैंने बहुत अंडररेटेड। मैं हमेशा बहुत, हम सब जो एक्टर हैं वो रिलेट करते हैं कि यार उनका 5 ब्लैक फ्राइडे और गुलाल सही टाइम पे आ जाता, तो उनसे बड़ा तो स्टार नहीं था फिर। मतलब मैं मनोबल की भी एक बात कर रहा हूँ, एंड क्योंकि जैसे ही आपका मनोबल आता है ना सक्सेस का, वो गेम चेंजर होता है। बिल्कुल। कुछ भी वो अलग ही किस्म की डेयरिंग,
उनसे रिलेट करता हूँ मतलब और वो हैं, है ना। तो अंडररेटेड तो यार सभी एक्टर हैं जो मानते हैं, ओवररेटेड में मैं खुद को मानूंगा, है ना। नहीं यार, तुम बहुत हम्बल हो रहे हो, नहीं नहीं, अच्छा बहुत हम्बल हो ओवररेटेड रहे नहीं, अच्छा वो पर्सनल स्पेस के लिए कि जो ओवररेटेड है जो होता है हो। अच्छा, वो पर्सनल स्पेस के लिए। वो पर्सनल स्पेस के लिए। तुम कंटेंट के बारे में इतनी बात तुमने की, अच्छी कहानियों के बारे में, अच्छे काम के बारे में, तुम यू आर अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, तुम हमेशा पढ़ने के बारे में और प्रोसेसेस के बारे में हमेशा बात करते हो। ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे अभी आना शुरू हुआ है, क्या लगता है इससे कंटेंट को बूस्ट मिलेगा, अच्छे परफॉर्मर्स को, परफॉर्मेंसेस को? यस। एंड कंसिडरिंग कि तुम यू वर वन ऑफ द लाइक द नोन स्टार्स जिन्होंने सबसे पहले वेब में काम करना शुरू किया था, जब तुमने क्यूटियापा के साथ कुछ किया था, लोग तुम्हें अब OTT पे कब देख रहे हैं, वेब सीरीज में कब देख रहे हैं? जब कोई ढंग का रोल आएगा। अच्छा, अभी कुछ ऑफर हुआ नहीं? नहीं, अभी एक वो है, बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, हर OTT से आ रहा है, बट जब पूरा रिस्पेक्ट होगा ना और अच्छा रोल होगा तभी करूँगा। ऐसे नहीं है कि OTT अब डिसाइडर बन जाएंगे कि भाई कौन चलेगा और कौन नहीं, ऐसा भी नहीं है। या सिनेमा ज़िंदगी भर के लिए बंद नहीं होने वाला है। नहीं, वो तो थोड़ी सी वो चल रही है कुछ इस तरह की अप्रोच। जब अच्छा रोल आएगा, मतलब कि उसमें ये है कि यार मैं यही सोच रहा था एज एन एक्टर मुझे OTT पे क्या फ़ायदा होगा। तो उसमें एक जो मैं सोच रहा था कि जब हम स्ट्रगलिंग दौर में ऑडिशंस देते थे 50, 60, 100 जितने भी हैं, तो उसमें ना एड्स के ऑडिशंस ज़्यादा होते थे। तो एड्स में क्या होता है, 5 मिनट में आप अगले वाले पिछले वाले का वो देख रहे हो, वो क्या कर रहा है, उसमें आपका क्या, आपने उसमें अलग से एक ऐड करके कुछ और कर दिया, अरे तो ये है। तो वो जो उस स्पेस की जो भागा दौड़ी वाली मानसिकता थी ना, वो हम सब के अंदर काफ़ी एक्टर्स में आपको नज़र आएगी। वो एक वो था जहाँ भीड़ थी काम की कि चाहिए एनर्जी ले लो, दूसरा टेक लिख लो सर, ये सब। तो OTT पे ना मेरा वो माइंडसेट मुझे वो हटाना है, क्योंकि अब जब भी परफॉर्मेंस होती है अब मैं एनर्जी लेके जाता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि और ठहरा। मतलब सिनेमा में क्या है कि आप सपोज आप सिगरेट पी रहे हो तो आप सिगरेट का एक कश ले रहे हो और सोच रहे हो। OTT में क्या है, आप ऐश तक दिखा सकते हो। मतलब ये है कि आप जो वो चल रहा है, उन्होंने स्पेस दिया आपको। अगर आपका कैरेक्टर क्लिक कर गया तो बॉस फिर तो अगला एपिसोड पब्लिक ठक ठक नेक्स्ट पे जाएगी। Correct. तो जो इंटरेस्टिंग OTT है वो तो है ही कि भाई एक ही दिन में देखी जाती है। जो बेस्ट वो है सीरीज, वो एक ही दिन में देखी जाती है भाई। वो सिनेमा की तरह कि भाई 9 घंटे का सिनेमा देख रहे हैं। बिल्कुल। तो उस तरह का कुछ हो जहाँ पे उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। करेक्ट, रीच बहुत ज़्यादा है, वो कभी भी देख सकता है। तो वो एक चीज़ है। बट मैं एज एन एक्टर वो जो ठहराव वाली एक्टिंग है वो करना चाहता हूँ। कोई फेवरेट डायरेक्टर ऐसा जो बड़ा डिजायरेबल डायरेक्टर हो कि हाँ, इनके साथ अगर कभी काम करने का मौका मिलेगा तो? एक बार बंसाली साहब, मेरे को कॉस्ट्यूम ड्रामा करना है। लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ दीपक। हाँ, जो नए लड़के बॉम्बे आने के लिए रेडी बैठे हैं या मन बना रहे हैं, या कोई कुछ लोग अभी अभी पहुंचे हैं, उन्हें अगर कोई तुम एक या दो बात कहना चाहो कि भाई सबसे पहले इस पे फोकस करो, ये करना बहुत ज़रूरी है, असेंशियल और नॉन असेंशियल का फ़र्क, तो उनको उनके लिए क्या कहोगे तुम? उनके लिए कहूँगा कि भाई एक तो ना एक डायरी रख लेंगे हर एक्टर जो भी आए, एंड वो कुछ लिखता रहे और देखे कि 1 साल पहले वो क्या सोच रहा था, आज क्या सोच रहा है। वाह। तो कई बार लोगों को लगता है, जैसे मेरा शौक है, मैं बहुत लिखता हूँ, जो भी किसी भी किस्म का शौक वो है, तो कई बार एक राइटर का नज़रिया भी आ जाता है, कुछ उस पर आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है वाकई में, वरना लोग हमने वो एक्टर नहीं है जो लिखते हैं। एक्टिंग जो है, मतलब कुछ ऐसे भी हैं कि एक्टिंग होती है। अब भाई आपको सीखना कैसे भी करो, आप करेक्ट, के सीखने का जो तरीका है आप उसको किसी के सामने दिखाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। कई लोग जो वो होते हैं ना, जो वो मजाक भी उड़ाते हैं, ह्यूमिलिएट भी करते हैं, तो उन लोगों से वो नहीं होना है।
बहुत लोग हो जाते हैं, अरे अच्छा तो जो लिखने वाले भी थे बंदे उन्होंने छोड़ दिया, अरे वो करे नहीं मैं नहीं लिखता। अरे भाई लिखो, वो तो अच्छी चीज़ है ना। आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ वो है। वही छोड़ दोगे दूसरों के दिखाने के चक्कर में तो फिर तो ये है कि एज एन एक्टर खोज करते रहिए। मैं हर नए एक्टर से कहूँगा, और रियलिटी चेक पे रहिए, रियलिटी चेक और खोज करते रहिए। मतलब कि ऐसे नहीं है कि ज़िंदगी जिए, वो तो एक पार्ट है, ज़िंदगी जियो अच्छे से, लेकिन खोज भी करते रहो और रियलाइजेशन। अब रियलाइज़ करते रहो कि भाई क्या सही था, क्या गलत था, क्या कर रहा हूँ, ये सब भी करते रहो। तो मैं वही है, मैं अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ बहुत करता हूँ मैं अपने आप को। मतलब कई बार जब मैं फिल्म देखता हूँ कोई प्रीव्यू और उसमें, तो आधा चेहरा मेरा ऐसा होता है, अपने आप को ही ऐसा करके देखता हूँ, बॉडी कुछ और हो जाती है ऐसे। ये तो वो रहता है। तो लोग जब रिएक्शन देते तब खुलती है मेरी बॉडी आके, अच्छा चला का ये है। तो अब वो भी है, उसमें क्या मान लो कि पहले से नहीं है, तो वो रहता है कि क्योंकि वो इसलिए क्योंकि मैं न्यूट्रल हो गया उस परफॉर्मेंस से। ओके, अब मैं देख रहा हूँ एक ऑडियंस की तरह, और लेकिन हूँ तो मैं, अब बेइज्जती होगी या वो होगा, मतलब एक ही ठीक है। तो वो एक है। तो आप भी रहिए, मतलब अपने आप को, अपनी कमियों को और अच्छाइयों को उसका आकलन करते रहिए। और जब भी आप करें तो उसमें ये देखें कि यार ये तो वही हो रहा है या नया हो रहा है, कुछ सीखते रहिए। बस सीखना बहुत ज़रूरी है, रोज़ कुछ ना कुछ सीखिए। वो लिखिए, डायरी मेंटेन कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है लिखना, है ना। वरना इतना तेज़ चल रहा है सोशल मीडिया, इधर उधर फिल्में सिनेमा जितना, और इतना पेशी शहर है मुंबई, यहाँ एक दिन 5 घंटे का होता है, ऐसे निकलता है और आपको पता भी नहीं चलेगा 5 साल कैसे चलेगा। तो जब लिखोगे या रियलाइज़ करोगे, पन्ने पलटोगे या कुछ और लिटरेचर पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कुछ है। और लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है, जो मैं अपने बच्चे को बोल रहा था, मैंने कहा यार ये इतना ये यूट्यूब मत देखो, है ना। उससे क्या होगा, तुम्हारा सिर्फ ये आँखें चलेंगी, कान बंद हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल ज़्यादा करो, सारी लर्निंग यहाँ से, सारी लर्निंग कानों में, है ना। चाहे आंखें भी बंद कर दो, लेकिन इस पे आ रहा है तो ये सारी लर्निंग यहाँ से। तो वो है, तो उसको वो देखो। तो वो जो लर्निंग के तरीके हैं, कौन सी सेंस को आपको ज़्यादा यूज़ करना है, किसको कम करना है, ये सब भी वो इक्वलाइज़र का काम भी करते रहिए। और शेड्स ढूंढिए, मतलब आपके कुछ क्वालिटीज़ हैं 3-4, उन्हीं पे मत रहिए, उन्हीं पे डिपेंडेंट मत रहिए। और भी हैं 50 और क्वालिटीज़ हैं, वो भी ढूंढिए। तो हो सकता है सब चीज़ एक्टिंग पे अप्लाई ना हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रियल लाइफ में आपको बेहतर इंसान बना देगी, आपको एनर्जी देगी, तो है ना। और वहाँ से मेन एनर्जी वो भी है। फैंटास्टिक दीपक, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। मैंने तुमसे अपने दिल खोल के सवाल पूछे, और फिर शांति से बैठ के तुम्हें सुना, और फिर ऐसे हवा के झोंके की तरह जो तुमने मुझसे बात की ना, आए फिर रुके, फिर तुम्हारे अंदर से कुछ और बात आई। बहुत मज़ा आया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयबल कॉन्वर्सेशंस आई हैव हैड विद समबडी। अरे वाह, लवली। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर शूट। और फिर जब वापस आओगे तो फिर उम्मीद करते हैं कि कनेक्ट करेंगे एक बार। जी, हाय, मैं हूँ दीपक डोबरियाल। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए कल्चर कोलाज के इस चैनल को। थैंक यू।